हम आपको बोले 10% चांस है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन 99.9% क्या चांस है मालूम है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट एसी पेपर हिंदी का 1 नंबर वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। और आपको बता दें एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं रहता है, यानी ऑप्शन नहीं रहता है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या आपका, लेखन कौशल का उपयोग सृजनात्मक लेखन से है या फिर नहीं। लेखन कौशल का जो उपयोग है इसका हम लोग सृजनात्मक लेखन के रूप में करते हैं या फिर नहीं करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा है, यानी करते हैं। आगे देखिए, विद्यार्थियों द्वारा सुनी हुई ध्वनियों को, यानी स्टूडेंट क्या करते हैं, जो टीचर आवाज़ में कुछ बोलते हैं उसको क्या करते हैं, बिना देखे विद्यार्थी लेखनीबद्ध यानी लिखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, श्रुति लेख। आगे हम लोग अगर बढ़े तीसरे नंबर क्वेश्चन में, संवाद के लिए किस तरीके का प्रयोग अधिक होता है, बातचीत या फिर ईमेल। संवाद का मतलब होता है बात करना एक दूसरे से, ठीक है, आवाज़ के द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा बातचीत। आगे अगर बढ़े 4 नंबर क्वेश्चन, तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्रिंट मीडिया में डेस्क का आशय समाचारों के लेखन से है या फिर संपादन से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समाचार लेखन से है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है। तो मौन वाचन का मतलब होता है मुंह बंद करके बोलना या फिर कुछ अनुकरण करना, सीखना। जैसे आप मुंह बंद करके पढ़ते हो तो उस समय आपका आंख और आपका जो मानसिक क्रिया है वो हमेशा एक्टिव मोड में रहता है, तो इन्हीं के द्वारा ही वाचन क्रिया यानी मौन वाचन क्रिया किया जाता है। आगे देखिए 6 नंबर, समाचार पत्र का संपादन करने वाले को क्या कहा जाता है, तो उसको संपादक कहा जाता है। आगे देखिए 7 नंबर, फीचर लेखन। फीचर लेखन किसका अंग है, तो यह पत्रकारिता का है। आगे देखिए 8 नंबर, संवाद में लगने वाले उपसर्ग क्या है, यानी उपसर्ग किसे कहते हैं। जैसे कि किसी शब्द के पहले अगर कोई शब्द जुड़ जाता है और उस शब्द को जुड़ने के बाद उसका अर्थ अलग हो जाता है, उसी को ही तो उपसर्ग कहा जाता है। तो वाद में सा जुड़ गया तो हो गया ये संवाद, तो यही इसमें सा उपसर्ग लगा हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, प्रयोजन मूलक हिंदी का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम कामकाजी हिंदी। ज्ञापन किस प्रकार का पत्र है, तो ये शासकीय पत्र है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और अगर ये शासकीय भूल जाओगे तो इसका परिभाषा ही लिख देना, ठीक है। कभी कभी अगर आपके माइंड में वो ऑप्शन नहीं आते हैं जो इसका सटीक उत्तर होगा, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उसका डिफिनेशन ही उतार देना है, नंबर नहीं कटेगा। जैसे कि देखिए ज्ञापन क्या है, तो इससे क्या समझते हैं कि एक ऐसा पत्र है जो किसी संगठन या फिर संस्था के भीतर किसी व्यक्ति या फिर समूह को किसी सूचना या फिर निर्देश को संप्रेषित करने के लिए लिखा जाता है। यानी किसी संगठन या फिर संस्था के भीतर किसी व्यक्ति को या फिर समूह को सूचना देने के लिए या फिर निर्देश देने के लिए जो लिखा जाता है उसी को ही ज्ञापन कहा जाता है। आगे देखिए 11 नंबर, कार्यालयीन पत्र का बनाया गया मौसादा क्या कहलाता है। तो मौसादा वर्ड मैंने आपको बताया था प्रारूपण में कि दोनों का अर्थ सेम ही है, तो यही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका 12 नंबर, किसी कथन की विस्तार पूर्वक व्याख्या को क्या कहते हैं। अगर यहाँ पर विस्तार पूर्वक नहीं होता, संक्षेप पूर्वक होता, तो यहाँ पर पल्लवन की जगह पर संक्षेपण हो जाता, लेकिन यहाँ पर विस्तार पूर्वक है तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पल्लवन। तो सबसे पहला अगर समाज से क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है, जिस तरीके से संधि का प्रकार पूछा गया, कितने प्रकार के संधि है, उसी तरीके से कारक के कितने प्रकार है, उसी तरीके से समास का भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समास के कितने भेद है। तो टोटल 6 भेद है, याद रखिएगा। समास के कितने, टोटल 6 है, कारक के 8 है, संधि के 3 है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब इन 6 भेदों को ध्यान से पहले समझ लेना है, इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहला भेद क्या आपका, अव्ययी भाव समास। यहाँ पर एक वर्ड आया है अव्ययी। भाव का मतलब वर्ड होता है कि उसका भाव क्या है, समास जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अव्ययी का मतलब होता है कोई भी शब्द है उस शब्द से पहले, हाँ जो भी शब्द है ना उस शब्द का कोई भी मतलब हो। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर ना लिख दिए हैं और उससे पहले लग गया, उस शब्द का कुछ ना कुछ मतलब है। जैसे यहाँ पर देखिए दिन एक शब्द है जिसका मतलब होता है दिन, माह एक शब्द है जिसका मतलब होता है महीना, रात एक शब्द है जिसका मतलब होता है रात, जन्म एक शब्द है जिसका मतलब होता है जन्म। तो इन शब्द से पहले अगर कोई शब्द लगकर उस शब्द का एक नया अर्थ प्रकट कर देता है, अर्थ निकाल देता है, उसी को ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी पहले अगर लग जाता है उस शब्द के और उसका अर्थ बदल देता है, वही आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिमाह, रातों रात, आजन्म। यानी इसमें क्या ट्रिक यूज करना है कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है और शब्द के पहले लगा होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़े नेक्स्ट दूसरा नंबर, तत्पुरुष समास। इसमें अगर आपको ट्रिक यूज करना है तो ध्यान से समझिएगा, जो भी शब्द रहेगा उसमें आपका कारक के जितने भी चिन्ह है, कारक टोटल 8 है। कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा, संप्रदान को, के लिए, आपादान से, संबंध, का, की, के, रा, रे, अधिकरण, में, पर, संबोधन, अरे, हे, अहो, रे।
तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े होंगे पहले क्लास 10th में या फिर क्लास 12th में, तो इसमें आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कहीं भी किसी भी शब्द का अर्थ में, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है घुड़दौड़, तो इसको अगर हम विग्रह करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसके अर्थ को तोड़ेंगे, तो यहाँ पर इसके अर्थ को तोड़ने पर क्या मिलता है, घोड़े का दौड़। तो घोड़े का दौड़ में क्या वर्ड आया, यहाँ पर का आया, तो का कहीं ना कहीं ये वर्ड आपका कारक वर्ड है, कारक शब्द है। उसी तरीके से राजभाषा यानी राज्य की भाषा या राज्य का भाषा, तो यहाँ भी का वर्ड आया। उसी तरीके से राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, उसी तरीके से देशभक्त तो देश की भक्ति। तो इसी तरीके से अगर बीच में से आ रहा है, बीच में द्वारा आ रहा है, बीच में अगर के लिए भी आ रहा है, तो उस समय आपको क्या करना होगा, तत्पुरुष समास में आपको टिक करना होगा। आप लोग क्या ट्रिक यूज़ कीजिएगा, इसमें आपका का वर्ड आएगा, ने वर्ड आएगा, से आएगा, के लिए आएगा, मैक्सिमम इतने ही वर्ड आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आगे बात करें कर्मधारय समास, यहाँ पर क्या आपका कर्मधारय यानी कर्म धारण करना, कर्म के अनुसार उस शब्द को धारण करना। इसमें क्या होगा कि किसी भी चीज़ की विशेषता बताती है। जैसे यहाँ पर देखिए कमल नयन, मतलब कि उसका जो आँख है वो कमल के जैसा है। कमल नयन कहने का मतलब है कमल के जैसा आँख। तो यहाँ पर क्या आपका ये एक क्वालिटी है, इसमें आप विशेषता बता रहे हो, किसी की आँख आपने देखी और आपने कहा कमल नयन। अब इसके बाद आगे देखिए महात्मा, तो जो व्यक्ति महान होगा उसकी विशेषता हम लोग क्या लगाएंगे कि महान व्यक्ति है यानी महात्मा है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर है मानसिक तौर से, तो उसमें हम लोग क्या विशेषता लगाएंगे, मंद बुद्धि। तो कहीं ना कहीं उसके कमज़ोर होने का मानसिक तौर से ये उसका कर्म है, और उस कर्म के अनुसार हम लोग यहाँ पर शब्द का धारण क्या किए, मंद बुद्धि। तो यही हो गया कर्मधारय समास। इसके बाद नील गाय, जो गाय नीली है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वह नील गाय है। इसके बाद देखिए चंद्रमुख यानी जिसका चेहरा चांद के जैसा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कर्मधारय समास भी आप लोग समझ गए होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास दोनों में कभी कभी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। दोनों को अंतर में आपको डिफाइन करूंगा। पहले हम लोग द्विगु समास को समझ लेते हैं। यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है, द्वि। द्वि का मतलब होता है दो, और दो क्या है, एक संख्या है। इसको समझाऊंगा नहीं, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। दो एक संख्या है, कहीं भी संख्या शब्द अगर आ रहा है इसका मतलब वही आपका द्विगु समास है। जैसे चौराहा, इसका मतलब चार रास्तों वाला को ही हम लोग चौराहा बोलते हैं। तो चार वर्ड आया मतलब ये संख्या है, तो ये आपका द्विगु समास। त्रिलोक, तो तीन लोक, इसका मतलब तीन जो है, ये त्रि जो है वो संख्या है, द्विगु समास में जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कौन जो तीन है, तो तीन वर्ड यहाँ पर जो आया वह हो गया द्विगु समास। इसके बाद नवरात्र यानी नौ रात्र, ठीक है, यहाँ भी संख्या वर्ड आया। इसी तरीके से जहाँ भी अगर आपको संख्या वर्ड आता है, संख्या शब्द आता है, वह हो जाएगा द्विगु समास। क्यों? क्योंकि इसके वर्ड में ही देखिए यहाँ पर द्वि है। द्वि मतलब ये भी तो संख्या है। ये ट्रिक है, ये अर्थ नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 5 बहुब्रीहि समास। इसको समझते हैं ध्यान से। बहुब्रीहि समास का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जिसमें क्या होता है कि उसकी विशेषता भी होती है। जैसे यहाँ पर देखिए कर्मधारय समास में क्या होता है, सब की विशेषता है, लेकिन इसका अर्थ किसी खास व्यक्ति या किसी भी चीज़ के लिए नहीं यूज किया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए कमल नयन, उसकी आँख की हम लोग विशेषता बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए लंबोदर, जिसका उदर है लंबा, तो वो कौन है, तो गणेश भगवान है। तो जो गणेश भगवान है कहीं ना कहीं उसी को संबोधित कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि। अगर लंबोदर में गणेश भगवान को संबोधित नहीं करते तो ये विशेषता होती किसी भी व्यक्ति की जिसका पेट बड़ा होता, लेकिन यहाँ पर ये संबोधित किसको है, तो गणेश भगवान की। इसके बाद नीलकंठ, यहाँ पर जिसका कंठ नील है, गर्दन के नीचे कंठ होता है, तो अपवाद में किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, लेकिन इसमें संबोधित हम लोग शंकर भगवान को कर रहे हैं। इसका मतलब ये बहुब्रीहि समास हो गया। अगर यहाँ पर संबोधन भगवान शंकर के लिए अगर ये नीलकंठ नहीं लगता तो इसका मतलब ये विशेषता में चला जाता और कर्मधारय समास बन जाता। आगे देखिए मृत्युंजय, यानी जो मृत्यु को भी विजय प्राप्त कर ले। मृत्युंजय कहने का मतलब है जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ले। तो ये किनको संबोधित है, तो ये भी आपका शंकर भगवान का है। इसके अलावा चतुर्भुज, तो चतुर्भुज यहाँ पर चार भुजाओं वाला कोई व्यक्ति, तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति होता तो ये चला जाता है इसमें कर्मधारय में, लेकिन व्यक्ति नहीं है, ये किसी को संबोधित है। तो किसको संबोधित है, भगवान विष्णु। इसी तरीके से दशानंद यानी 10 है जिसका सर, तो वो कौन है, रावण। तो इस तरीके से आप लोग बहुब्रीहि में और कर्मधारय में मिस्टेक मत कीजिएगा। आगे अगर बढ़े द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में सीधा ट्रिक है, जैसे यहाँ पर ये जो चिन्ह लगा रहेगा रात और दिन। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर कैसे क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमेशा याद रखिएगा दोनों के शब्द में और आना चाहिए, बीच में चिन्ह रहे तो अच्छी बात है, पहचान लेंगे। अगर चिन्ह नहीं रहे तो और रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए सुरासुर, तो सुर इसमें लगा हुआ है और साथ ही साथ असुर लगा हुआ है, ठीक है, असुर। तो सुर और असुर और वर्ड आ गया, इसका मतलब ये भी आपका द्वंद्व समास है। पाप और पुण्य, हाथ और पैर,
ठीक है, दाल भात, इस तरीके से इन सभी जगहों पर द्वंद्व समास होंगे। याद रखिएगा ये द्वंद्व है, द्विगु के जैसा इसको मत कीजिएगा, इसमें दो वर्ड आ रहा है, ये द्वंद्व है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाए। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, यथाशीघ्र किस प्रकार का समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, या फिर अव्ययी भाव है, या फिर बहुव्रीहि है? यहाँ पर आपको आंसर तो पता चल गया होगा क्योंकि ये डार्क में है, लेकिन समझिए पहले, और ऐसे ऑप्शन नहीं रहेंगे। यहाँ पर पहला वर्ड को अगर देखें शीघ्र है, ठीक है, शीघ्र का मतलब होता है तुरंत, और इससे पहले एक उपसर्ग लगा हुआ यथा, इसका मतलब ये जो उपसर्ग लगा तो कहीं ना कहीं ये हो गया आपका अव्ययी भाव, क्योंकि इन दोनों का अर्थ चेंज हो गया। इसी तरीके से आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, यथा योग्य, ये भी आपका अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, निसंदेश, तो निसंदेश जो वर्ड है कहीं ना कहीं संदेश से पहले लगा हुआ नी, तो यहाँ भी आपका ये अव्ययी भाव समास है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, तो ये सारे अव्ययी भाव समास है, ठीक है, यथाशक्ति, ठीक है। आगे अगर बढ़े, प्रतिदिन, जो मैंने आपको उदाहरण बताया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सेवक किस प्रकार का समास है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, या फिर कर्मधारय है, या फिर बहुव्रीहि है? तो आपको कैसे जवाब देना है यहाँ पर, क्या आपका ग्राम सेवक यानी गांव का सेवक, क्योंकि इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जो भी कारक है वो जरूर यहाँ पर विग्रह करने पर उभर कर आएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए गंगा जल यानी गंगा का जल, तो यहाँ पर भी हो जाएगा तत्पुरुष। इसके बाद देखिए न्यायालय यानी न्याय का, आलय मतलब स्थल, न्याय की जगह, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष। इसके बाद आगे अगर बढ़े तो यहाँ भी आपका वनमाली यानी ऐसा माली है जो वन में है, तो में भी जो वर्ड आएगा वो भी कहाँ पर चला जाएगा आपका तत्पुरुष में। इसके बाद यहाँ पर देखिए राजा का महल या फिर राजमहल रहे, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो राजमहल अगर रहेगा तो भी मतलब हो जाएगा राजा का महल, तो ये भी हो जाएगा तत्पुरुष। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखिए, चंद्रमुखी, तो चंद्रमुखी का मतलब क्या होता है? ऐसा मुंह जो चंद्र के जैसा दिखता हो, तो चांद के जैसा दिखता हो, तो चंद्रमुखी किसी को बोलते हैं क्या? किसी भी भगवान को संबोधित करते हैं? नहीं करते हैं। अगर करते तो बहुव्रीहि में चला जाता, तो यहाँ पर ये एक विशेषता है, तो ये कहाँ पर चला जाएगा? कर्मधारय में। तो उम्मीद करते इतना जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे या फिर नहीं आएंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इतना 100% मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन का आंसर सही सही समास का देकर आओगे, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। अगर पिछले 2 साल के प्रश्न अगर आप देखिएगा एसी हिंदी का, तो उसके अकॉर्डिंग पिछले वीडियो में जो हमने आपको 70 क्वेश्चन लगभग 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन करवाए हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आराम से कवर हो जाएगा। लेकिन अगर पिछले 6-7 साल के अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा, जहां पर पहले 75 मार्क्स का पैटर्न था, वहां पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके अलावा और भी पुराने सेट को अगर आप देखिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिएगा, तो ये सारे टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये आपके सिलेबस का कंटेंट है। किसी सेट में अगर पूछ दे तो परेशानी बढ़ जाएगी, इसीलिए गिना चुना क्वेश्चन है, इसे भी देख लीजिए, उसके बाद फिर कहीं भी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन होता है, इस वर्ड से आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, किसी से कम्युनिकेट कैसे किया जाता है, संपर्क कैसे बनाया जाता है, इसी के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा, हूबहू आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा, एक भी ऑप्शन नहीं रहेगा। परिभाषा करने का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक शब्द में आंसर देने वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संप्रेषण की परिभाषा क्या है? तो संप्रेषण विचारों, भावनाओं या सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया होती है। यानी संप्रेषण का मतलब होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास अपने विचार को, भावना को या फिर किसी सूचना को पहुंचाता है, और यही पहुंचाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका, मौखिक संप्रेषण का एक उदाहरण दीजिए। हमने अभी पढ़ा क्या? संप्रेषण। संप्रेषण के बारे में क्या होता है कि विचारों या फिर सूचनाओं या फिर अपने भावनाओं को एक जगह से दूसरी जगह यानी एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति के पास पहुंचाना। अब मौखिक संप्रेषण क्या होता है? मौखिक का मतलब बोलना। अब बोलने वाले संप्रेषण में कौन सा उदाहरण हो सकता है? भाषण देना हो सकता है। भाषण जब देते हैं तो कहीं ना कहीं अपने विचारों को क्या करते हैं? दूसरे के पास साझा करते हैं। आप अपने थॉट्स को क्या करते हैं? भाषण के तौर पर बताते हैं लोगों को, और लोगों के पास वो चीज़ पहुंचती है, या फिर किसी तरीके से कुछ सूचना देते हैं। तो भाषण क्या है आपका? भाषण देना मौखिक संप्रेषण है। इसके अलावा बात करना भी यानी वार्तालाप करना, ये भी मौखिक संप्रेषण है। लिखित के तौर पर पत्र लिखना या कुछ भी लिखकर किसी को अगर बता रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, सूचना दे रहे हो, या फिर अपने विचारों को बता रहे हो, तो वो भी आपका लिखित संप्रेषण होगा। आगे देखिए, एक यहाँ पर क्या क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है, अशाब्दिक संप्रेषण क्या है? अशाब्दिक मतलब यहाँ पर शब्द ही नहीं रहेगा और बिना शब्द के आधार पर अपने विचारों को किसी के पास पहुँचाना है, अपनी सूचनाओं को बताना है। तो वो कौन सा हो सकता है? हाव भाव। जैसे कि आपको कोई किडनैप कर लिया, आपका मुंह बंद है, तो आपका जो रिएक्शन रहेगा, उस रिएक्शन को देखकर जो दूसरा व्यक्ति है वो तो समझ जाएगा भाई कि आपके साथ जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है, आपको किडनैप किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विचार का साझा हुआ,
उसी तरीके से उसमें क्या शब्द का यूज हुआ, नहीं हुआ। उसी तरीके से चेहरे के हाव भाव, अगर आपको किसी से डर लगता है और आप उसके सामने जाते हो, अचानक आपके चेहरे का हाव भाव चेंज हो जाता है, तो वो भी क्या है, आपका बिना शब्द के कहीं ना कहीं सूचना को आप पहुंचा देते हो किसी दूसरे व्यक्ति के पास। इसके अलावा संकेतों के माध्यम से इशारा जो होता है, क्या उसमें शब्द यूज होता है, नहीं, उससे भी क्या होता है, बिना शब्द के कहीं ना कहीं संप्रेषण होता है। तो ये उदाहरण है अशाब्दिक संप्रेषण का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण में प्रतिक्रिया का क्या महत्व होता है। यानी एक व्यक्ति यहाँ पर है, अब ये व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास सूचना अगर पहुँचाता है, तो ये तो क्रिया किया, एक काम किया, एक क्रिया किया, अपने विचारों को पहुँचा रहा है। अब उसके बदले जो भी यह रिएक्शन देगा या फिर उसके बदले में यह कुछ बोलेगा, तो उसी को प्रतिक्रिया कहा जाता है। जब यह रिएक्शन देगा यानी प्रतिक्रिया होगी, यानी उसका मतलब क्या हुआ कि जो संप्रेषण है वह सफल हो चुका है, यानी संप्रेषण हो गया, सफल हो गया, यही दर्शाता है। बात है पत्र लेखन से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, औपचारिक पत्र का एक लक्षण बताइए। औपचारिक पत्र कहने का मतलब है ऑफिशियल लेटर, जो ऑफिस वगैरह या फिर ऑफिशियल जगहों पर लिखी जाती है, दोस्त, भैया, दीदी, ये जो चीज़ें हैं ये सारे अनऑफिशियल चीज़ें हैं, और यहाँ पर जो लेटर लिखी जाती है वह अनौपचारिक लेटर लिखी जाती है, अनौपचारिक पत्र। जबकि स्कूल, दफ्तर या अधिकारी के पास औपचारिक पत्र लिखी जाती है। तो उसका एक लक्षण बताइए, यानी लक्षण मतलब गुण या क्वालिटी। तो उस पत्र में, औपचारिक पत्र में शिष्ट और संक्षिप्त भाषा का उपयोग होता है। कहने का मतलब है, शिष्ट का मतलब शिष्टाचार, आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट झलकता है पत्र में, और संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट तरीके से, ज़्यादा लंबा लिफाफा नहीं करना है, शॉर्ट तरीके से जो मेन मुद्दा है उसी पर डिस्कस किया जाता है और उसी भाषा का ही उपयोग किया जाता है। ये हो गया आपका औपचारिक पत्र का लक्षण, या फिर परिभाषा भी पूछे तो यही आप आंसर लिख दीजिएगा। आगे देखिए, अनौपचारिक पत्र का उदाहरण क्या होता है, मित्र को पत्र लिखना, ये भी उदाहरण हो सकता है, या किसी रिश्तेदार या फिर साथी संगति को पत्र लिखना, ये भी इसका उदाहरण है। आगे देखिए, पत्र लेखन में विषय का उपयोग किस प्रकार के पत्र में होता है। जैसे कि विषय जो होता है, विषय कहने का मतलब है किस रीजन में आप पत्र लिख रहे हो, तो इस विषय का यूज कहाँ पर होता है। आप देखते होंगे दीदी भैया या किसी भी जो अनऑफिशियल लेटर होता है वहाँ पर जो पत्र लिखते हो, विषय का उतना महत्व ही नहीं है, विषय कहीं भी आप डाल दीजिए बीच में। लेकिन जो ऑफिशियल होते हैं यानी औपचारिक जो पत्र होते हैं, वहाँ पर फोकस किया जाता है कि विषय क्या है, विषय लिखकर यहाँ तक कि उसे अंडरलाइन भी कर दिया जाता है, ताकि विषय अधिकारी, जिस अधिकारी के पास हम पत्र लिख रहे हैं, वह अधिकारी विषय को जरूर पढ़े, बाकी पढ़े या ना पढ़े। ठीक है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, औपचारिक पत्र में विषय का जो है वह उपयोग किया जाता है इसी पत्र में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र के प्रारंभ में क्या लिखा जाता है, शुरू में, तो प्रेषक का पता और दिनांक लिखा जाता है। जैसा कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, प्रेषक का मतलब अगर आपके एरिया में समस्या है और आप पत्र लिख रहे हो किसी अधिकारी के पास अपने एरिया के समस्या को बताने के लिए, तो आप प्रेषक हो, यानी जो समस्या बताता है, जो लिखता है पत्र, वही प्रेषक होता है। समझ में आया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकायती पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अब शिकायत के लिए तुम पत्र लिख रहे हो, तो बताओ उसमें आपका शिकायत जो भी है, समस्या जो भी है, उसका समाधान, यही तो मुख्य उद्देश्य है आपका कि समाधान हो जाए। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, समाधान मांगना। अब आते हैं समाचार लेखन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाचार लेखन का प्रथम नियम क्या है, तो पहला नियम क्या है, समाचार जब भी लिखा जाता है सटीक लिखा जाता है और विश्वसनीयता के आधार पर लिखा जाता है। विश्वसनीयता कहने का मतलब है प्रमाण के साथ होना चाहिए, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं होना चाहिए। तो सटीकता और विश्वसनीयता, यही नियम लागू होता है समाचार लेखन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार का एक आवश्यक तत्व बताइए। तो शीर्षक है, शीर्षक मतलब हेडलाइन जो होता है ना समाचार में, तो यही शीर्षक आपका आवश्यक तत्व है। इसके बाद समाचार लेखन में 5W1H यानी जो 6 ककार है उसका अर्थ क्या है ये बताइए, या फिर उन 6 का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों और कैसे, इसी 6 ककारों के आधार पर क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न पूछकर रिपोर्ट तैयार की जाती है समाचार लेखन में। इसके बाद समाचार लेखन में लीड का क्या होता है अर्थ। लीड का मतलब समझते हो, जैसे कि आप बोलते होंगे कि वो लीड कर रहा है हमारे टीम को। लीड मतलब सबसे पहला, तो यानी समाचार का प्रारंभिक जो, यानी सबसे पहला जो पैराग्राफ होता है उसमें जो मुख्य जानकारी दी जाती है उसी को ही लीड कहा जाता है समाचार लेखन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका समाचार लेखन में तटस्थता क्यों महत्वपूर्ण है। तटस्थ कहने का मतलब है जो भी न्यूज़ अगर आप बता रहे हो, जैसे कि एक व्यक्ति आसमान में उड़ने लगा, अब ऐसे ही यूं ही आप नहीं उस खबर को चलाइएगा, आपके पास वीडियो फुटेज होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, विजुअल होना चाहिए, या फिर पिक्चर भी होना चाहिए कि हाँ उड़ते हुए देखा गया। तो वो तथ्य के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि यह विश्वसनीयता बनाए रखता है, नहीं तो वो चीज़ फेक पता चल जाएगा। समझ रहे हो ना। जैसे कि जो वायरल वीडियो होता है आप न्यूज़ में देखते होंगे, उस वायरल वीडियो की भी पड़ताल करते हैं समाचार लेखन वाले, अखबार वाले या फिर न्यूज़ रिपोर्टर। तो इसलिए तटस्थता महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वसनीयता बनाए रखती है। अब आगे बढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण से जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके हिंदी एसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में। संधि की परिभाषा क्या है।
संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों या व्यंजनों के मेल से होने वाला परिवर्तन ही संधि कहलाता है। बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसकी परिभाषा है, इससे लंबा लंबा भी आपको मिल जाएगा, इसीलिए याद रखिएगा। दो स्वरों, स्वर का मतलब जो आ अमी आ है, आ अमी आ, हर्षई दुर्गई, वो सारा स्वर है। इसके अलावा व्यंजन कौन है? का, खा, गा, घा, टोटल वो व्यंजन है। जैसे कि मान के चलिए किसी वर्ड में, जैसे विद्या जोड़ आलय और विद्यालय है, समझिए यहीं पर, यहाँ पर विद्या के लास्ट में कौन सा स्वर है? लास्ट में मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ है, आ में आकार आ। फिर आलय के शुरुआत में कौन सा है? आ में आकार आ। तो ये स्वर मिला, या फिर स्वर या फिर व्यंजन मिल जाए, या फिर व्यंजन व्यंजन मिल जाए, तो इन सभी के मेल से होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? इसके बाद परिवर्तन जो हुआ, तो यही इस वर्ड का संधि विच्छेद या संधि कहलाता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि का एक उदाहरण। तो स्वर संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा कि एक ऐसा वर्ड लेना है जहाँ पर उन दोनों को अगर तोड़ेंगे, जैसे विद्या को तोड़ा गया, तो विद्या के लास्ट में क्या आ रहा है? आपका आ में आकार आ रहा है। फिर इसके बाद आलय को अगर हम तोड़ेंगे, ठीक है, आलय, यहाँ पर पहला वाला वर्ड लेना, यानी फर्स्ट वाले शब्द का लास्ट वाला वर्ड और दूसरे वाले शब्द का पहला वाला वर्ड, दोनों को अगर लेंगे तो यहाँ पर आ रहा है, आ में आकार। तो इस तरीके से इक्वल टू ये होता है आ में आकार आ। तो यही अगर इस आधार पर संधि होता है तो यह कहलाता है आपका स्वर संधि। इसी तरीके से और एक उदाहरण अगर हम लें तो महात्मा। महात्मा में अगर आप देखिएगा तो महा जोड़ आत्मा होता है। हम इसको अगर ले तो महाजोड़ आत्मा, यहाँ पर लास्ट वाला में अगर देखें तो यहाँ पर भी आ में आकार है, तो यहाँ पर आकार लग गया तो आ में आकार आ हो गया। अब इसका शुरू वाला, तो यहाँ भी आ में आकार आ है। तो ये भी जो संधि विच्छेद किया गया है महात्मा का, ये भी एक कौन से संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तत्सम शब्द का एक उदाहरण दीजिए। अग्नि। तत्सम का मतलब क्या होता है? तत्सम उस शब्द को कहते हैं जिसमें संस्कृत का जो शब्द है, मूल शब्द है, वही शब्द को हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं। जैसे कि अग्नि, अग्नि एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत का ये मूल शब्द है, तो अग्नि ही हम लिखे हैं, तो यह हो गया तत्सम। जबकि तत्भव जो शब्द होता है बदल जाता है, संस्कृत वाला शब्द, उसको बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, यानी अग्नि को ही हम लोग आग बोलते हैं। तो जो मूल शब्द होता है संस्कृत का, वह तत्सम शब्द कहलाता है। जो चेंज हो जाता है बोलचाल की भाषा में समय के साथ, वह चेंज हो जाता है, तो उसे तत्भव शब्द कहते हैं। बहुत सारा उदाहरण हो सकता है, जैसे कि हम लोग चंद्र बोलते हैं ना, चंद्र ये तो संस्कृत शब्द है, ये यहाँ पर चला जाएगा तत्सम में। तद्भव में क्या हो जाएगा? यही चंद्र का तद्भव क्या हो जाएगा आपका? चांद। हम लोग चांद बोलते हैं। इसी तरीके से सूर्य होता है, सूर्य होता है, सूर्य, सूर्य ये चला जाएगा तत्सम में, और सूरज ये कहाँ चला जाएगा? आपका तद्भव में। समझ में आ गया तत्सम और तद्भव। अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछे, आराम से उदाहरण दे दीजिएगा। अलंकार की परिभाषा क्या होती है? अलंकार की अगर परिभाषा मैं आपको बताऊँ, अगर कोई लड़की जेवर पहनती है और वह सज सवर जाती है खूबसूरत लगने के लिए, उसी टाइप से साहित्यिक क्षेत्र में जो कविताएं होती है या जो भी कवि होते हैं, वह अपनी कविताओं को सजाने के लिए अलंकार का यूज करते हैं। तो वही, यानी कवि जो है वह काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साहित्यिक तत्व है, यानी अलंकार जो है वो क्या है? कविता में शोभा बढ़ाती है। समझ में आया? तो उसे ही अलंकार कहा जाता है। नॉर्मली आप ये भी लिख दीजिएगा, कविताओं की शोभा को बढ़ाने के लिए जो शब्दों का यूज किया जाता है उसी को ही अलंकार कहते हैं। आराम से सही हो जाएगा। आगे देखिए। नेक्स्ट आपका उपमा अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। उपमा अलंकार में किस टाइप से शब्द का उपयोग किया जाता है? जैसे कि आप ही को अगर हम बोल देते हैं कि आप चांद के जैसा खूबसूरत हो, यानी आपका जो मुख है वह चांद के जैसा, आपका जो मुखड़ा है वो चांद के जैसा खूबसूरत है, तो ये एक अलंकार है। लेकिन कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर किसी भी चीज़ के आधार पर कंपेयर करके अगर हम उसमें अलंकार यूज कर रहे हैं, आपकी जो आंखें हैं वह नगीने के जैसा चमकती है, तो ये भी एक उपमा अलंकार है। यानी किसी शब्द के आधार पर कंपेयर करना ही उपमा अलंकार कहलाएगा। तो मुख चंद्रमा के समान है, तो ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? वाक्य के कितने भेद होते हैं? टोटल 8 भेद होते हैं। सेंटेंस याद रखिएगा। वाक्य। सर्वनाम का एक उदाहरण दीजिए। सर्वनाम में हो जाएगा आपका वह या फिर तुम, ठीक है, तो ये या फिर वे, तो ये क्या है आपका? उदाहरण सर्वनाम का है। आगे देखिए। सर्वनाम हमने डिटेल से बता दिया है, इसके क्वेश्चन भी कवर करवा दिए पिछले वीडियो में। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? क्रिया का मतलब ये होता है जिस शब्द से काम करने का बोध होता है, यानी कार्य या फिर क्रिया को दर्शाने वाला शब्द। इसके बाद विशेषण का एक उदाहरण दीजिए। विशेषता, जिसमें विशेषता बताते हैं किसी की, तो सुंदर, सुंदरता, खूबसूरत वगैरह जो भी चीज़ें हैं, अच्छा, बहुत अच्छा, ये सारे शब्द विशेषता हैं। कारक के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। इसको डिटेल से हमने एक्सप्लेन किया है, ऐसा आपको कोई भी एक्सप्लेन करके नहीं बताएगा। ट्रिक के माध्यम से कारक के क्वेश्चन 100% आएंगे। पिछले वाले वीडियो में बताया है, उसे देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। इसके बाद कर्ता कारक का चिन्ह बताइए। कर्ता कारक, तो उसका जो कारक चिन्ह है वह ने है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरे का एक उदाहरण दीजिए।
अब मुहावरा बहुत सारा है, अंगूठा दिखाना यानी ठेंगा दिखाना, 9 2 11 होना, भाग जाना, बहुत सारा उदाहरण है, आप दे सकते हो। इसके अलावा लोकोक्ति का एक उदाहरण दीजिए, तो इसमें क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी। लोकोक्ति और उदाहरण में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊँ तो मुहावरा जो है वह उसमें अलग अलग शब्द के आधार पर मुहावरा बनाया जाता है और उसका अर्थ कहीं ना कहीं अलग होता है, जबकि जो लोकोक्ति है वह लोक संस्कृति यानी लोग बोलचाल की भाषा में बोल दिए, अब वही मुहावरा हो जाता है, तो वह लोकोक्ति कहलाता है। यानी लोकोक्ति कहने का मतलब है लोक संस्कृति, अलग अलग संस्कृति में अलग अलग जो भी भाषाएं बोली जाती है उसमें जो भी अगर कहावत हो गई तो वह इसमें आएगा, मुहावरे में नहीं आएगा। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी। और दोनों में एक और डिफरेंस है, मुहावरे का अर्थ थोड़ा सा अलग हो जाता है मुहावरे से, जबकि लोकोक्ति में क्या होता है कि दोनों का सेम ही मीनिंग मिलता जुलता रहता है। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब क्या होता है, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा, तो दोनों में यहाँ पर सेम है, जबकि इसका अर्थ अलग हो जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, निबंध के कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं निबंध के, वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक या फिर विश्लेषणात्मक। इसके बाद आगे देखिए, विचारात्मक निबंध का एक उदाहरण दीजिए, तो शिक्षा का महत्व, जिसमें विचार किया जाता है। तो निबंध की अगर बात हो रही है तो शिक्षा का महत्व भी आप दे सकते हो। दहेज प्रथा एक ऐसा निबंध है जिस पर विचार भी किया जा सकता है पूरे विश्लेषण के साथ। इसके अलावा आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंध लेखन में प्रस्तावना का क्या महत्व होता है। जो शुरू में लिखते हैं ना प्रस्तावना, जिसे परिचय भी बोल सकते हो, तो यह पाठक का ध्यान आकर्षित करती है। यानी सबसे पहले प्रस्तावना ऐसा लिखोगे जिससे जो पढ़ने वाला पाठक है वह आकर्षित हो जाए। इसके बाद संक्षेपण का अर्थ क्या होता है, संक्षेपण वर्ड हमने आपको बताया है। तो संक्षेपण का मतलब होता है किसी लेख को संक्षिप्त करना, यानी शॉर्ट में लिखना। बड़ा सा विश्लेषण किया गया, उसे छोटे शब्द में लिख दिए या 2-4 लाइन में लिख दिए, 10-15 लाइन को, तो वो हो गया आपका संक्षेपण। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, अनुच्छेद लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अनुच्छेद लेखन का मुख्य उद्देश्य एक विचार को संक्षेप में व्यक्त करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका, भाषा और साहित्य से क्वेश्चन, और इससे तो भी 100% क्वेश्चन आएगा। पिछले साल के ही क्वेश्चन में हमने देखा है, हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है, देवनागरी होती है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु है, पहला उपन्यास हिंदी का। इसके बाद प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास बताइए, तो गोदान है। इसके अलावा कबीर का एक दोहा बताइए, बहुत फेमस दोहा है, बुरा जो देखण मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। याद रखिएगा, ठीक है, फेमस है इसलिए आपको याद हो जाएगा। इसके बाद तुलसीदास की एक रचना का नाम बताइए, रामचरितमानस। इन्हीं ने ही, तुलसीदास ने ही इसकी रचना की थी, रामचरितमानस की। आगे देखिए, अब इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है, यानी जो भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हमने यहाँ पर लिया है। जैसे कि शब्दकोश का मुख्य कार्य क्या है, यानी जो डिक्शनरी होती है उसका काम क्या है, शब्दों का अर्थ और उपयोग बताना। इसके बाद आगे देखिए, अनुवाद की परिभाषा क्या होता है। अनुवाद का परिभाषा क्या होता है, अनुवाद का मतलब होता है किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना, यानी एक भाषा के कथन को दूसरी भाषा में व्यक्त करना। इसके बाद आगे देखिए, और हाँ ये भी आगे लिख सकते हो कि उसमें उसके जो भी भाव है, विचार है, वो चेंज ना हो, बदले ना। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, विज्ञापन लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है। विज्ञापन लेखन समझते हो, जो एडवर्टाइजमेंट लेखन होता है, प्रचार लेखन, उसमें क्या होता है कि उत्पाद या सेवा का प्रचार करना होता है। यानी विज्ञापन लेखन का मुख्य उद्देश्य जो भी सामान है, ठीक है, या किसी तरीके से कोई भी सेवा है उसका प्रचार करना, यही उद्देश्य होता है विज्ञापन लेखन का। इसके बाद प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है, यानी जो प्रेस मीटिंग किया जाता है, जहाँ पर अगर किसी तरीके से कुछ भी सूचना देना हो, अचानक प्रेस वाले को बुला लिया जाता है और उसका एक मीटिंग किया जाता है, तो उसी को बोला जाता है प्रेस विज्ञप्ति। यानी संगठन द्वारा जारी आधिकारिक बयान, जो भी आधिकारिक बयान जारी किया जाता है वह प्रेस के द्वारा ही किया जाता है, उसे ही प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात्कार का एक प्रकार बताइए। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, जिसमें 4 व्यक्ति आपके सामने रहेंगे, या 2 व्यक्ति या 1 व्यक्ति भी रह सकते हैं, और आपके सामने वो बैठकर आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसी को ही साक्षात्कार बोला जाता है, इंग्लिश में इंटरव्यू। यानी व्यक्तिगत साक्षात्कार, ये भी एक उदाहरण है या फिर एक प्रकार है व्यक्तिगत साक्षात्कार। इसमें एक व्यक्ति के सामने कोई दूसरा व्यक्ति रहेगा जो प्रश्न पूछता है और उसका जवाब आपको देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट लेखन का एक आवश्यक तत्व क्या है। रिपोर्ट लेखन का एक आवश्यक तत्व, रिपोर्ट लेखन, यानी रिपोर्ट लेखन को हम लोग प्रतिवेदन भी बोलते हैं, प्रतिवेदन इंग्लिश में उसे रिपोर्ट बोलते हैं। तो इस लेखन का आवश्यक तत्व क्या है, तो तथ्यात्मक जानकारी, यानी तथ्य के आधार पर रिपोर्ट में जानकारी होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए, कोई गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत अनुभवों को दर्ज करना। जो डायरी लिखा जाता है वह व्यक्तिगत तौर से, मतलब पर्सनली हर व्यक्ति उसमें अपनी जीवनी के बारे में, जो भी घटनाएं हुई है उसी के बारे में अपने अनुभव को ही दर्ज करता है। इसके अलावा भाषा का मुख्य कार्य क्या है, तो विचारों का आदान प्रदान। जो भाषा होती है, भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को, सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं ना। आगे देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं पूछ देगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षिप्त टिप्पणी का अर्थ क्या होता है। तो किसी विषय पर संक्षिप्त और स्पष्ट टिप्पणी करना, यानी छोटे तौर पर टिप्पणी करना, बहुत ही शॉर्ट में।
तो ये जो क्वेश्चन अभी हमने बताया, ये क्वेश्चन जरूर आप पढ़ लीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो 99.9% पूछा जाएगा, और ये जो क्वेश्चन है वह 60 to 70% चांस है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइक भी करते जाइएगा।